दिखाते हैं, और उसके उदाहरण स्वरूप उसमें कुंती भी है, कृष्ण भी है। वो चीज है जो कि मानव जीवन के अध्ययन करने का है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात क्या है? काफी विद्वान लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं भी दो नौजवान को सुन रहा था और विनय जी को भी कुछ नाराजगी हुई, लेकिन मुझे लगता है, अरे के शिक्षक महोदय कह रहे थे संतों में जो भी नई राजनीतिक धाराएं चल रही है, और तक्षशिला से लेके नालंदा विश्वविद्यालय और बुद्ध की परिपाटी और बुद्ध का ये सारी चीजें अध्ययन कर लीजिए, स्वामी विवेकानंद को अध्ययन कर लीजिए, नए नए जो हैं जिनको जाना जाता है उनको अध्ययन कर लीजिए। लेकिन हमें एक बात बताए कि उस अध्ययन, पूर्ण अध्ययन के बाद सार क्या निकलता है? राम बहादुर जाने बैठे हुए माफी चाहेंगे, सार क्या निकलता है? वह सार है मानवता, वह सार है सभ्यता। मैं समझता हूँ, मैं छोटी सी बात समझ पा रहा हूँ कि आप कुरान पढ़ लो, बाइबल पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, अगर लड़ाई किसी बात की हुई है तो सत्य को विजय प्राप्ति कराने के लिए हुई है, तो मानव कल्याण के लिए हुआ है, अन्यथा अन्य बातों के लिए नहीं। मैं भी यही है, चाहे नागार्जुन जी ने लिखा हो, फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा हो, चाहे दिनकर जी ने लिखा हो, लेकिन दिनकर जी, नागार्जुन जी, फणीश्वरनाथ रेणु जी, बड़े बड़े साहित्यकार और लेखक ने यदि लिखा है, उनका चिंतन यदि है तो राष्ट्रीयता है, राष्ट्र की संस्कृति है। और आज क्या हो रहा है? दिनकर जी ने तो सारी बातें लिखी है, लेकिन हम किन किन बातों को आत्मसात कर रहे हैं, यह निर्भर करता है कि सामाजिक संस्कृति अगर दिनकर जी के कहे पर उन परिस्थितियों को बरकरार हम रखने पाने में कितना कामयाब है, यह चिंता का विषय। अभी विनय जी बता रहे थे, तो दिनकर जी ने एक अच्छी कविता भी लिखी है, शायद दिनकर जी की है, पुर्जे की खराबी। बहुत लोग रश्मि रति ओंकार उर्वशी सारे जो पुर्जे की खराबी, और हमें लगता है, जब मैं सुन रहा था तो लगा क्या हम लोग भी एक अंदर में पुर्जा रखे हुआ लगता है, कुछ न कुछ गड़बड़ा सा गया है, कुछ खालीपन सा महसूस हो रहा है, और इस पुर्जे में, मानव रूपी पुर्जे में खराबी आ गई है। इस बात को भी दिनकर जी ने रखा, और इसको, इस पंक्ति को कम से कम ध्यान से सुनेंगे। जब हर आदमी तुम्हारी बड़ाई कर रहा हो, जब तुम जरा हो तब तुम जरा होशियार हो जाओ, तुम्हारा मशीन का कोई न कोई पुर्जा जरूर खराब हो। मशीन ठीक रहती है तब आदमी में सिफत के साथ ऐप भी होता है, और ऐप अब पकड़ा जाता है। अपना ऐप हमें खोलना भी चाहिए कि लोग हमें देवता न समझें। अपना ऐप हमें अब खोलना भी चाहिए कि लोग अब हमें देवता न समझे। और अगर तुम में ऐप नहीं है तो जो लोग तुम्हें फूलों का हार देंगे वही इंसान और गांधी के समान तुम्हें प्यार देंगे। आज क्या है, रामधारी सिंह दिनकर के चिंतन में समझ लीजिए कि कितना बड़ा दूरदर्शी परिणाम है कि हर छोटा से बड़ा व्यक्ति अगर कोई किसी की ताजपोशी होती है सामाजिक रूप में, सत्ता के रूप में, तो वह समझता है कि मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं, इस जहां से उस जहां तक, इस जमीन से आसमां तक मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। क्या रामधारी सिंह दिनकर ने यही कहा? रामधारी सिंह दिनकर के चिंतन में मैंने कहा भारतवर्ष, इंसानियत, इंसान, ना कि हुकूमत। रामधारी सिंह दिनकर ने अंग्रेजों की हुकूमत को भी निडाल कर दिया। रामधारी सिंह दिनकर ने सत्ता से भी सवाल किया है। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं ने जन जन में उबाल किया है, और रामधारी सिंह दिनकर ने वो झंझावात भी झेले हैं सिर्फ सत्य बोलने के कारण। इसलिए राष्ट्र कवि हुए हैं। कोई मुफ्त में उनको राष्ट्र कवि का तर्जमा नहीं मिल गया। उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व, उनकी विचारधारा मानवीय स्वरूप है, और हम आत्मसात नहीं कर पा रहे। मेरी छोटी सी एक 2-4 पंक्ति है, मुझे जो लगता है
ऐसा सुनते हैं कि कई तबादले हुए उनके सत्य बोलने के कारण। तो सत्य की राह पर अडिग वो, सत्य की राह पर अडिग वो नहीं बदला, नहीं बदला। सत्य की राह पर अडिग वो नहीं बदला, नहीं बदला। जिस कारण झेला उन्होंने, एक नहीं, दो नहीं, 22 तबादला। सत्य की राह पर वो अडिग नहीं बदला, नहीं बदला, नहीं बदला। जो जन जन के बने ढाल, अंग्रेजों को किया निढाल, सत्ता से भी पूछा सवाल, उनका ध्येय कभी नहीं बदला, नहीं बदला, नहीं बदला। ये थे रामधारी सिंह दिनकर। लेकिन आज के हालात क्या है? कई गीतकारों ने भी लिखा है, दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। लेकिन आज बदकिस्मती के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, हम चेहरों पे चले जाते हैं, दिल को नहीं देखते हैं, उनके सत्यता को नहीं देखते हैं, उनके संघर्षों को नहीं देखते हैं। हम उन चेहरों पे चले जाते हैं, हम जाति और धर्म पे चले जाते हैं और ऐसे महानुभाव के आगे दो फूल पुष्प के दे करके अपनी अच्छी अच्छी बातों करके सामाजिक सरोकार दर्शा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए दिनकर जी समस्त भारत, और यूं कहिए अगर दिनकर जी की विशेषता है तो समस्त विश्व के उन कुचले दबे लोगों के लिए है जिनके बारे में बताते हैं। साथ ही सत्तासीन लोगों के लिए बताते हैं कि अपनी प्रशंसा पे इतराओ मत, सत्ता से इतराओ मत। इसलिए अगर तुम इतराते हो, तुम अपनी प्रशंसा पे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हो, समझो तुम्हारे पुर्जे में खराबी आ चुकी है और वह खराबी जनता के हित में नहीं है और तुम्हारे चरित्र के भी हित में नहीं है। इसलिए अत्यधिक प्रशंसा के पात्र कार्य के बल पर बनो, नैतिकता के बल पर बनो, चरित्र के बल पर बनो, संस्कृति के रक्षक होने पर बनो, ना कि चापलूसी और चमचागिरी करके बनो। दिनकर जी जब तक यह भारत है, जीवंत है, जीवंत रहेंगे। फर्क है हेमंत रहेगा कि ना रहेगा। लेकिन अगर चंद काम हम दिनकर जी के छोटे छोटे पंक्तियों को सहेज कर अध्ययन करके अगर अपने हैसियत के अनुसार हम समाज के अंदर छोटे छोटे काम कर लेते हैं, समझो हम दिनकर की पंक्तियों को आत्मसात करते हैं और वही तरीका हमको सत सत नमन करने का। इसलिए यह संकल्प लेना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि हम प्रधानमंत्री की हैसियत पर काम करेंगे, लेकिन हम एक छोटे हैसियत में भी रह के सामाजिक सरोकार से जुड़ के काम कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात घर से चलते चलते मुझे याद आ रही थी, शायद मैं भूल जाता। हर बार यह कार्यक्रम होता है और शायद प्रस्ताव भी आता है कि जब हम पुरानी किताबें पढ़ते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी का, तो उसमें मुंगेर की चर्चा होती है। जब जन्म स्थली की बात होती है तो मुंगेर की चर्चा होती है। हम लोग निश्चित रूप से, गलती मेरी भी है, कार्यक्रम करते रहे, कार्यक्रम में शिरकत करते रहे, लेकिन हम इनका एक मूर्ति नहीं बनवा पाए। ये हम लोगों की बड़ी पराजय है और इस पराजय को हम लोगों को सहज स्वीकार करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ यह सोचना चाहिए कि भले हम पराजित हुए हों, लेकिन हमें पराजय की समीक्षा करके उस जीत की ओर अग्रसर होना चाहिए और उनके चिंतन को धरातल पर लाना चाहिए ताकि मुंगेर गौरवान्वित महसूस कर सके और हमें कहीं भी इस शासन सत्ता से यह कहना चाहिए कि हमें राष्ट्र कवि की मूर्ति को बनवाना है और यह बनाना होगा। हम इस मंच के माध्यम से कहते हैं, अगर सौदेबाजी ही सही तो सौदेबाजी तय हो। अगर आकाओं के हृदय में रामधारी सिंह दिनकर सिर्फ मंच पे आने की 4 पंक्तियां हैं तो हम वैसे लोगों का बहिष्कार करें। हम यह सोचें कि अगर रामधारी सिंह दिनकर सत्तासीन लोगों के दिल में है तो वो मूर्ति बनवाएं। मेरा ध्येय, पार्टियां कोई भी हो, पार्टी कोई हो, सत्ता पे कौन है
मैं यहाँ के सांसद के बारे में कह रहा हूँ, आदरणीय ललन सिंह जी के बारे में। मैं स्थानीय विधायक के बारे में कहना चाहता हूँ। अगर मुंगेर जिला इस बात के लिए तैयार है कि राष्ट्र कवि की मूर्ति मुंगेर मुख्यालय में लगनी चाहिए, यह तो मुंगेर प्रमंडल भी, तो जिले में जो चाहे जमालपुर के विधायक हों, चाहे तारापुर के विधायक हों, भाई राजीव जी, यहाँ अजय जी और यहाँ के नूरे निगार, संसद के अंदर तहलका मचाने वाले, संसद के अंदर गरीबों दबे कुचलों की बात करने वाले आदरणीय ललन सिंह जी से भी इस मंच के माध्यम से कहना है कि आप राष्ट्र कवि की भावनाओं को आत्मसात यदि करना चाहते हैं तो दिनकर जी की मुंगेर मुख्यालय में दिनकर जी की मूर्ति बनवा दीजिए। यह बात हो सके तो आप लोग प्रचारित प्रसारित के लिए साथ ही साथ हम लोग इस बात का संकल्प लें कि अगर सत्ता नहीं करना चाहती है तो हम लोग द्वारे द्वारे नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढूंगे सावरिया के तर्ज पर चलेंगे और उन दबे कुचले आवाजों से भी कहेंगे तुम हमें साथ दो, चलेंगे संग संग, रहेंगे संग संग और अपने राष्ट्र कवि की मूर्ति को बनाएंगे और उसका अनावरण किसी दबे किसी गरीब से भी कराएंगे। किसी राज्यपाल किसी राष्ट्रपति की जरूरत नहीं पड़ेगी, राष्ट्र के उस लोगों से कराएंगे जिसकी जरूरत सत्ता को भी है संविधान के अनुसार। इसलिए मेरा आग्रह होगा, मुझे उम्मीद है अपने समकालीन भाइयों से भी अपने अग्रजों से भी किस बात का बिल्कुल अंतर्मन से संकल्प लें कि हम लोग लगातार हार रहे हैं। इतना कार्यक्रम होने के बावजूद भी हम अगर यह नहीं कर पा रहे हैं तो मेरी पराजय में लगातार इजाफा हो रहा है। हम लाख बार हारे लेकिन एक बार जीतना चाहते हैं, सबके साथ मिल करके हाथ में हाथ मिला के हम जीतना चाहते हैं इस युद्ध को। और ये इस सत्तासीन गलियारे में यह एक युद्ध के समान है। अगर हम राष्ट्र कवि की मूर्ति न बनवा सकें तो शायद इस कार्यक्रम का कोई महत्व नहीं होगा। हम लगातार हारते रहेंगे और इस चुनावी समर में हारना किसको है आप समझ सकते हैं। हम जीतेंगे जरूर। अगर इस मांग को रखते हैं तो मैं समझता हूँ वो इसको समझेंगे और करेंगे। जय हिंद, जय भारत।